वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड जो टॉपिक है हमारा बायोलॉजी का, क्लास 10 बायोलॉजी का, तो उसके बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसमें वाटर अब्जॉर्प्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम नए टॉपिक से बात करते हैं। पिछले टॉपिक में हमने कई सारे वीडियो डाले हैं, तो आप उनको जाके ज़रूर एक बार चेक कर लें। जब प्रक्रम के चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक हैं। तो आज के वीडियो में बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ क्लोरोफिल की मदद से भोजन का निर्माण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता क्या है, पौधे जो होते हैं वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश से प्रकाश लेते हैं और साथ में इनकी पत्तियों में क्लोरोफिल मौजूद रहता है, जिनके कारण जो पत्तियां होती हैं वो हरे रंग की दिखाई देती हैं और जड़ों के माध्यम से ये जल का अवशोषण करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चलाते हैं और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। प्रकाश संश्लेषण एक जटिल क्रियाविधि है और आंतरोष्मी उपचयी अपक्रिया है। आंतरोष्मी इसको इंग्लिश में एंडोथर्मल कहते हैं। उपचयी क्रिया को एनाबॉलिक रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसका उपचयी क्रिया का मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण करना, साथ में क्या है, इसमें एनर्जी जो देनी पड़ेगी उसकी सहायता से आपको ग्लूकोज निर्माण होगा। तो प्रकाश संश्लेषण एक आंतरोष्मी उपचयी अपक्रिया है। यह क्रिया दो चरणों में पूरी होती है। पहला चरण इसके क्या है, पहले चरण को इसको प्रकाश अपक्रिया या हिल अपक्रिया, इंग्लिश में इसको लाइट रिएक्शन और हिल रिएक्शन कहते हैं। प्रकाश अपक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए इसे हिल अपक्रिया का नाम दिया गया है। यह अपक्रिया हरित लवक के ग्रानम में पूरी होती है। हरित लवक में एक संरचना पाई जाती है, पटलिकाओं के रूप में लेयर्स पाई जाती हैं, तो उनको हम ग्रेना कहते हैं। तो ये जो प्रकाश अपक्रिया है ग्रेना में ही पूरी होती है। इस अपक्रिया में प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य होती है। इस क्रिया में जल का अपघटन होता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो जो ऑक्सीजन गैस निकलती है वो जल के अपघटन होने से निकलती है। अगली लाइन में लिखा है एडीपी से एटीपी के निर्माण को फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। तो जब भी एटीपी से एटीपी का निर्माण होता है तो ये क्रिया फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाती है। एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एटीपी का एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब आगे की क्रिया हम देखेंगे। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को बताया गया है, उसकी परिभाषा भी है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ क्लोरोफिल की मदद से भोजन का निर्माण होता है। फोटोसिंथेसिस क्रिया में देखो क्या हो रहा है, 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के लिए गए हैं और 6 अणु H2O जल वाटर के लिए गए हैं। ऊपर से इसमें सनलाइट प्रोवाइड हो रही है और पत्तियों से क्लोरोफिल मिल रहा है। तो रिएक्शन के बाद में इसमें ग्लूकोज C6H12O6 और ऑक्सीजन O2, 6 अणु ऑक्सीजन के निर्मित हो रहे हैं। तो ये हमारी रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, इसको आप जरूर कवर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। आगे रिएक्शन कह रही है जो दूसरा टाइप है प्रकाश संश्लेषण में 2 चरण हैं, जिसमें पहला हो गया, दूसरा चरण है अप्रकाशिक अपक्रिया या केल्विन चक्र। पहला चक्र था तो उसको प्रकाश या लाइट रिएक्शन कहते थे, यहाँ पर इसको हम कहेंगे डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल। तो इस क्रिया का अध्ययन सबसे पहले ब्लैकमैन ने किया था, इसीलिए इस अपक्रिया को ब्लैकमैन अपक्रिया भी कहा जाता है। इस अपक्रिया ये जो अपक्रिया होती है ये हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। स्ट्रोमा क्या होता है, जो हरित लवक होता है इसमें कुछ लिक्विड जैसा पदार्थ भरा रहता है, उसको हम स्ट्रोमा कह सकते हैं। इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इस अपक्रिया में CO2 के अपचयन से कार्बोहाइड्रेट बनता है। इस अपक्रिया में CO2 का अपचयन होता है और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो ये दोनों अपक्रिया 2 चरण थे इसके। फिर प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद जो होता है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन है।
कभी कभी पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया चल जाने के बाद में जो अंतिम उत्पाद बनता है वो क्या होता है, तो उसको हम ग्लूकोज और ऑक्सीजन बताएंगे। फिर नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण क्यों जरूरी है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो भोजन एवं अन्य पदार्थ भोजन के लिए जरूरी है, और ऊर्जा का स्रोत, वायुमंडल का शुद्धिकरण, तो यही कई सारे कार्य हैं जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से संपन्न होते हैं। दूसरा हेडिंग देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, उनकी जो प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की चलती है तो उसमें उसकी दर को कौन कौन प्रभावित करता है या कर सकता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये दो प्रकार के होते हैं, पहले इनको दो कैटेगरी में बांटा गया, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स, आंतरिक कारक और बाह्य कारक। तो बाह्य कारक में पहला कारक है हमारा लाइट या प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा देता है, विद्युत ऊर्जा में भी प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। अगला जो इसमें पॉइंट दिया गया है कि लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है और नीले प्रकाश में सबसे कम होगी। जो नीले कलर का प्रकाश होगा उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम होती है और लाल प्रकाश में ज़्यादा होती है। इंफ्रारेड प्रकाश में फोटोसिंथेसिस सबसे कम होता है, इसे रेड ड्रॉप कहते हैं। तो यूवी रे जो होती हैं, तो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, जब प्रकाश के साथ आती हैं तो उसमें फोटोसिंथेसिस क्रिया सबसे कम होती है और इस क्रिया को रेड ड्रॉप के नाम से जाना जाता है। अगला जो पॉइंट है, प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर फोटोसिंथेसिस की दर बढ़ जाती है। जब भी प्रकाश तीव्र गति से प्राप्त होता है पौधों को तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया भी बढ़ जाती है। अगला जो फैक्टर है, वाई फैक्टर है, वो है तापमान या टेम्परेचर। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त तापमान जो होता है वो 10 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस टेम्परेचर के रेंज में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। अगला जो तीसरा कारक है वो वह वाटर। जल की कमी जब हो जाती है तो फोटोसिंथेसिस क्रिया या उसकी दर में कमी आ जाती है। तो ये हमारे कुछ बाह्य फैक्टर हो गए थे। अब हम बात करते हैं इंटरनल फैक्टर या आंतरिक कारक की। तो इंटरनल फैक्टर में पत्तियों की संरचना, किस तरीके की पत्तियां लंबी हैं, चौड़ी हैं, स्टोमेटा की स्थिति, जो उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं वो किस संख्या में पाए जा रहे हैं, उनकी संरचना क्या है और पत्तियों पर उनका वितरण क्या है। पहले सेट कोशिकाओं में क्लोरोफिल की मात्रा कितनी है। जब भी पहली सेट कोशिकाओं में क्लोरोफिल की मात्रा कम रहेगी या यूं कहीं पत्तियों में क्लोरोफिल कम रहेगा तो फोटोसिंथेसिस की दर प्रभावित होगी या कम हो जाएगी। तो ये सभी कारक हैं आंतरिक कारक हैं जो फोटोसिंथेसिस की दर को प्रभावित करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो पौधों में ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किस तरीके से होता है। तो अगली जो हेडिंग है वो है पादपों में आंतरिक परिवहन। तो आंतरिक परिवहन में पौधे किस तरीके से कार्य करते हैं अब हम देखेंगे यहाँ पे कि जड़ के मूल लोमों द्वारा अवशोषित जल व उसमें घुले लवण तथा पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए सभी पौधों में चालन नलिकाओं से निर्मित एक तंत्र होता है। ये नलिकाएं दो स्वतंत्र तंत्र बनाती हैं। तो जब भी पत्तियों में कोई भोजन का निर्माण होता है तो पूरे पौधे में पहुंचाने के लिए इसमें कुछ नलिकाएं होती हैं, कुछ तंत्र होते हैं। साथ ही साथ जब भी पौधे जल से जड़ों से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं तो उसको भी पहुंचाने के लिए पौधे के सभी भागों में एक तंत्र का निर्माण होता है इसमें। तो ये तंत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है जाइलम तंत्र वाहिकाएं। ये जो नलिकाएं होती है इसको जाइलम वेसल्स बोलते हैं। तो ये क्या करती हैं, ये मृदा से प्राप्त खनिज व जल का अवशोषण करके पत्तियों तक पहुंचाती हैं। तो जाइलम से हमारा क्या कंडक्ट होगा, जल कंडक्ट होगा। दूसरा है फ्लोएम तंत्र वाहिकाएं। तो ये क्या करती हैं, ये जब पत्तियों में भोजन बनता है तो पौधों के अन्य भागों में भोजन को पहुंचाती हैं। आगे इसमें देखेंगे कि पौधों में मूल लोमों द्वारा जल का अवशोषण। जो प्लांट्स होते हैं उनमें छोटे छोटे हेयर जड़ों में पाए जाते हैं, इसके माध्यम से जल का अवशोषण होता है। तो भूमि में जल का अवशोषण रूट हेयर के माध्यम से होता है। मूल रोम भूमि से केशिका जल को ग्रहण करते हैं।
रूट हेयर जो होते हैं छोटे छोटे रोम होते हैं जो पृथ्वी में बीच बीच में कुछ स्थान पाए जाते हैं जहाँ पर कैपिलरी वाटर पाया जाता है, उनको हम ग्रहण करते हैं। ये मूलों और जड़ों तक पहुँचाते हैं। साथ ही साथ जड़ों में जल जो मूल दाब के कारण ऊपर की ओर चढ़ता है। एक रूट प्रेशर जनरेट होता है जो नीचे से जल ऊपर की ओर चढ़ जाता है। तो रूट प्रेशर जनरेट कैसे होता है यहाँ पर देखेंगे। रूट प्रेशर, तो मूल दाब वह दाब है जो जड़ों की कोर्टेक्स सेल द्वारा पूर्ण स्फीति अवस्था में उत्पन्न होता है। जब भी जड़ में कोर्टेक्स जो सेल होती हैं वो स्फीत हो जाती हैं, टर्जिड हो जाती हैं, तन जाती हैं जिसको कहते हैं, तो जब उनके तनने के कारण एक प्रेशर जनरेट होता है तो उसको रूट प्रेशर का नाम दिया जाता है। इसकी सहायता से जल नीचे से ऊपर की ओर भेजा जाता है। तो हम डायग्राम में देखेंगे किस तरीके से दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हैं, रूट है और छोटी छोटी हेयर्स दिख रही हैं और ऊपर की ओर लीव्स है, पत्तियां हैं। तो उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है पास में ही बनाया गया है। तो एक में लिखा है फ्लोएम, जिसके द्वारा पत्तियों में जो भोजन बन रहा है वो पौधे के सभी भागों में पहुंचाया जा रहा है। और इसके साथ में ही दिखाया गया है जाइलम। तो जाइलम क्या करता है, जाइलम जड़ों से वो खनिज लवण और जल का अवशोषण करके पौधे के सभी भागों में पहुंचा रहा है। अब इसी को हम थोड़ा सा और डीपली स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो इसमें जो नंबरिंग पड़ी है, नंबर 1 पे देखेंगे वाटर इन द सोइल। सोइल में यानी मिट्टी में जो पानी पाया जा रहा है वो दूसरे नंबर पर है रूट हेयर जो जल को ग्रहण करेगी। और रूट हेयर से जल कहाँ जाएगा, रूट कॉर्टेक्स में जाएगा, फिर वहां से जाइलम में जाएगा और जाइलम से होता हुआ ये पौधे की अपवार्ड मूवमेंट थ्रू जाइलम। तो जाइलम के थ्रू ये पौधों के ऊपरी भागों तक पहुंचता है। छठे नंबर पे देखा है लीव्स, पत्तियों में पहुंचता है। और सातवें नंबर पे डिफ्यूजन थ्रू स्टोमेटा। और सातवें नंबर पे ये वाटर जो होता है, जो पत्तियों में छोटे छोटे स्टोमेटा पाए जाते हैं, वहां से ये वाष्प के रूप में, वाष्पोत्सर्जन के रूप में निकल जाता है। तो इस डायग्राम में स्टेप बाय स्टेप पूरा बड़ी सरलता से समझाया गया है कि वाटर जो होता है वो जड़ों से पत्तियों तक कैसे पहुंचता है। आगे हेडिंग आती है खनिज लवणों का अवशोषण, अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। तो खनिज लवणों का अवशोषण, मिनरल्स का अवशोषण कैसे होता है यहाँ पर देखेंगे। तो खनिज लवणों का अवशोषण मूल लोगों द्वारा जल के साथ ही हो जाता है। जब अ, जल का अवशोषण होता है तो उन्हीं के साथ में उसमें खनिज लवण भी मिले रहते हैं और जाइलम के माध्यम से इन खनिज लवणों को भी पौधे के सभी भागों में पहुंचा दिया जाता है। तो खनिज लवण जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो ये होते हैं, ये सब आयन के रूप में उपस्थित होते हैं। अगली जो हेडिंग आती है पौधों में जल तथा खनिजों का स्थानांतरण या रसारोहण। तो पौधों में जल और खनिजों का स्थानांतरण जो होता है उस प्रक्रिया को रसारोहण या एसेंट ऑफ शेप कहा जाता है। तो ये हम याद रखेंगे। मूल लोगों में खनिज लवणों का अवशोषण जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के नाइट्रेट व फास्फेट आदि के आयनों के रूप में सक्रिय अवशोषण द्वारा ये अवशोषित किए जाते हैं और पौधे के सभी भागों में पहुंचाए जाते हैं। मूल लोमों से जल व लवण जाइलम वाहिनियों में पहुंचते हैं। जाइलम वाहिनियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और नलिकाओं के रूप में जड़ के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचती हैं। जल के अणुओं के बीच परस्पर आकर्षण या आसंजन बल होता है। बाष्पोत्सर्जन द्वारा जब पत्तियों का जल होता है तब पत्तियां जाइलम ऊतकों द्वारा जल खींचती हैं। तो इसमें से बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है कि जब भी मूल लोम जो रूट हेयर होते हैं जल का अवशोषण करते हैं तो उसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये जो मिनरल्स होते हैं ये एक सक्रिय अवशोषण के रूप में, एक्टिव अब्जॉर्प्शन के रूप में इनको ग्रहण कर लिया जाता है, पौधे के भागों में पहुंचाया जाता है। और जाइलम जो वाहिनियां होती हैं जब ये जल उसमें चल रहा होता है ऊपर की ओर तो इसमें जलों के बीच में भी एक, जलों के अणु जो होते हैं वो आपस में उनके बीच में एक बल काम करता है जिसको आकर्षण या आसंजन बल कहते हैं। ये बहुत अधिक प्रेशर में होता है। इसकी जो मात्रा होती है, क्यों कह लें, जो दाब होता है वो अधिक होता है इसमें। तो जिसके कारण जब वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पत्तियों से जल उड़ जाता है तो नीचे से जल आसंजन बल के माध्यम से ऊपर की ओर बढ़ जाता है। इस डायग्राम में दिखाया गया है कि किस तरीके से जल का अवशोषण हो रहा है। तो ये एक जड़ की काट है, जड़ की टीएस है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले इधर कुछ जो रूट हेयर है, रूट हेयर के आसपास कैपिलरी वाटर है, वहां से ग्रहण किया जा रहा है। और ABCD करके ये जो
क्रमांक दिया गया इसके माध्यम से ये कॉर्टेक्स सबसे पहले आता है एपिब्लेमा। एपिब्लेमा क्या होता है, ये जड़ का सबसे बाहरी परत होती है और इसके अंदर कॉर्टेक्स का जो भाग होता है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है। जो बीच बीच में अंडाकार सेल दिखाई दे रही हैं इनको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। और जहाँ पर ये सेल खत्म हो रही है वहाँ पर एंडोडर्मिस है और एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल। फिर इसके सेंटर में जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं वो जाइलम और फ्लोएम है। और बीच बीच में ये कट होता है, जो एंडोडर्मिस होता है वहाँ पर पैसेज सेल पाई जाती हैं। पैसेज सेल के माध्यम से जल जो है वो जड़ के जाइलम में पहुंचता है। तो इस डायग्राम को समझ लेंगे एक बार। जो जल है वो सॉइल वाटर, जो कैपिलरी वाटर जिसको कहते हैं, मूलों को द्वारा ग्रहण किया जाता है, कॉर्टेक्स में पहुंचाया जाता है, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस से होता हुआ ये पेरिसाइकिल से होता हुआ जाइलम और फ्लोएम में पहुंचता है। ये डायग्राम आपको बनाने को आता है, इसका डायग्राम जरूर बना लें। अब हम आगे देखते हैं। आगे नया हेडिंग है, इसको कहते हैं बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन, इसको इंग्लिश में हम ट्रांसपायरेशन के नाम से जानते हैं। बाष्पोत्सर्जन क्या होता है, पौधों के वायवीय भागों से पानी का वाष्प के रूप में उड़ने की क्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं या उपस्वेदन कहते हैं। पौधों के द्वारा जो पत्तियां होती हैं उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जब जड़ों से पानी अवशोषित होता है और उन छिद्रों के स्टोमेटा के माध्यम से वातावरण में बाहर निकाला जाता है तो यही क्रिया क्या कहलाती है, बाष्पोत्सर्जन कहलाती है या ट्रांसपायरेशन कहलाती है। तो ये कितने प्रकार से होता है यहाँ पर हम देखेंगे। बाष्पोत्सर्जन के प्रकार, पौधे के 3 भागों से ट्रांसपायरेशन या बाष्पोत्सर्जन होता है। पहला है रंध्रों के द्वारा, जो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, तो रंध्रों को स्टोमेटा कहते हैं। पत्तियों, पौधों के तनों व पत्तियों पर असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। इनके द्वारा लगभग 90% बाष्पोत्सर्जन संपन्न होता है, इसे रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। दूसरा है उपत्वचा के द्वारा, बाई क्यूटिकुलर, तो पौधों का बाहरी भाग व पत्तियां उपत्वचा द्वारा ढके रहते हैं, इनसे भी बाष्पोत्सर्जन होता है, इसे उपत्वचीय बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो ये क्यूटिकल क्या होता है, पौधों के जो बाहरी भाग होते हैं उनके भी वो सबसे ऊपर एक लेयर बनी होती है, उनके द्वारा भी बाष्पोत्सर्जन कुछ मात्रा में होता है, तो इसको हम उपत्वचीय बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तीसरा नंबर है वातरंध्रों द्वारा, वाई लेंटिसेल, तो छाल में भी कुछ छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनसे भी कुछ बाष्पोत्सर्जन होता है। तो ये कुछ मात्रा में इनसे बाष्पोत्सर्जन हो पाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बाष्पोत्सर्जन होता है वो रंध्रों द्वारा या स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। आगे देखेंगे कि रंध्र की संरचना जो है उसके बारे में क्या क्या है इसमें। रंध्र की संरचना, तो रंध्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। रंध्र मुख्यतः पत्तियों के वाय त्वचा पर होते हैं। ये प्रत्येक रंध्र में 2 अर्धचंद्राकार कोशिकाएं होती हैं जिन्हें गार्ड सेल कहते हैं। इनमें रंध्र को छोटा व बड़ा करने की क्षमता होती है। रंध्र के नीचे एक अधोरंध्री गुहा या सबस्टोमेटल कैविटी होती है। द्वार कोशिकाएं की अंदर वाली भित्ति कुछ मोटी होती है और बाहर वाली भित्ति कुछ पतली होती है। इनमें हरित लवक पाए जाते हैं। रंध्र दिन के समय खुले रहते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। शुष्क हवा जब चलती है तथा अधिक वाष्पोत्सर्जन होने पर भी ये बंद हो जाते हैं। तो अब हम इनकी पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो पत्तियों की बाह्य त्वचा होती है वहीं पर ये स्टोमेटा पाए जाते हैं और प्रत्येक स्टोमेटा में कुछ गार्ड सेल होती हैं, द्वार कोशिकाएं होती हैं और सब मेटल कैविटी होती है और इनमें हरित लवक भी पाए जाते हैं। ये स्टोमेटा जो होते हैं दिन के समय खुले रहते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। जब भी कभी तेज हवा चलती है या अधिक वाष्पोत्सर्जन होने लगता है तो ये बंद हो जाते हैं। अब इनका हम डायग्राम देखेंगे। डायग्राम में देखिए कि जो गार्ड सेल दिखाई दे रही हैं नीचे सेम के बीच के आकार की, पहला जो स्टोमेटा का है वो ओपन स्टोमेटा है, खुला हुआ स्टोमेटा। इसकी सहायता से पत्तियों से जो जल है बाष्पोत्सर्जन होता है। तो जो सेम के बीच के आकार के दिख रही हैं अर्धचंद्राकार, ये गार्ड सेल हैं दोनों तरफ और इनमें हरित लवक पाया जा रहा है और इनके अंदर की जो लेयर होती है जहाँ पर ये छिद्र दिख रहा है वो काफी मोटी थिक लेयर होती है, थिक वाल होती है और इसके बाहर की लेयर जो होती है वो पतली होती है। ये जो छिद्र दिख रहा है उसको स्टोमेटल पोर कहते हैं और आसपास की कोशिकाएं भी इनको कवर किए हैं जो एपिडर्मल सेल हैं और इनमें भी केंद्रक होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। दूसरी तरफ स्टोमेटा है जो बंद हुआ हुआ दिखाया गया है। तो जब स्टोमेटा बंद हो जाता है तब कैसी स्थिति होती है, तो ओपन और क्लोज दोनों तरीके की स्थिति इसमें दिखाई गई है। इसका डायग्राम भी बना लेंगे। आगे की हेडिंग में आता है कि बाष्पोत्सर्जन के लाभ। बाष्पोत्सर्जन से लाभ क्या है, तो बाष्पोत्सर्जन का पहला लाभ है पौधों में तापक्रम का नियमन होता है, टेम्परेचर
नॉर्मल बना रहता है या मैनेजमेंट होता रहता है जब भी वाष्पोत्सर्जन होता है। दूसरा है पौधों में पानी और खनिज लवणों का अवशोषण वाष्पोत्सर्जन के कारण ही संभव हो पाता है। तो जो पाइप जैसे होते हैं, जाइलम होते हैं, फ्लोएम, इनका काम भोजन को ट्रांसफर करना होता है। जाइलम का कोर काम होता है वाष्पोत्सर्जन जो क्रिया होती है उसमें मदद करना होता है, क्योंकि इसमें जल का कंडक्शन होता है और साथ ही साथ खनिज लवणों का कंडक्शन होता है। तो जब भी वाष्पोत्सर्जन होगा होगा तो जल और खनिज लवणों का अवशोषण भी होगा। तीसरा है आवश्यकता से अधिक जल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। कभी कभी पौधे में ज़्यादा जल हो जाता है तो भी वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। चौथा नंबर है हानिकारक पदार्थों का विसर्जन संभव हो पाता है। कुछ हानिकारक पदार्थ भी जल के माध्यम से पहुंच जाते हैं जिनको सर्जित करके प्लांट अपने शरीर से उनको बाहर निकाल देते हैं, और ये किसके कारण होता है? वाष्पोत्सर्जन के कारण ही संभव हो पाता है। नेक्स्ट हेडिंग है वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। तो वाष्पोत्सर्जन को कौन कौन प्रभावित करते हैं? वायु की आर्द्रता पहला है, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। वायुमंडल में जब आर्द्रता बढ़ती है तब वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। आर्द्रता का मतलब होता है नमी। तो जब वायुमंडल में नमी बढ़ जाती है बारिश होने के जब होती है उसके तुरंत बाद में, तो वाष्पोत्सर्जन की दर पौधों के द्वारा कम होती है। दूसरा है वायु की गति। जब तेज हवा चलने लगती है तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ जाती है। प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता क्या है? प्रकाश दिन में जब होता है, अधिक होता है, तो वाष्पोत्सर्जन भी अधिक होता है, और रात्र में वाष्पोत्सर्जन कम होता है क्योंकि रात में प्रकाश उपस्थित नहीं होता है। चौथा नंबर है तापमान। तो तापमान अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन सर्जन की दर बढ़ जाती है। तो जब भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ट्रांसपायरेशन की दर अधिक हो जाएगी। तो ये आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट था, और इसकी आप नोट जरूर बना लेंगे।